हेलो स्टूडेंट्स। सो कंटिन्यू करते हैं हम नाइन्थ क्लास एसएसटी हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन, इट इज पार्ट 2। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से नेशनल असेंबली को बनाया गया। किसने बनाया? थर्ड स्टेट के लोगों ने। तो इससे पहले हम समझते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था। फ्रेंच सोसाइटी मतलब फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। So just take a look. It was divided into three estate. First estate, second estate, and third one. First estate belongs to clergies. Clergies मतलब चर्च। तो चर्च के जितने भी कस्टम्स फॉलो कराने वाले फादर्स या फिर जो लोग थे, उनको क्लर्जीज वर्ग में ग्रुप में रखा जाता था। ठीक है। अब ये कितनी पॉपुलेशन के पार्ट थे? 5%। नेक्स्ट वन इज सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट के जो लोग थे उनको कहा जाता था नोबल्स, एंड दे वर आल्सो 5%। थर्ड वन वाज थर्ड स्टेट, जो थे कॉमनर्स या इनको पीजेंट्स एंड फार्मर्स भी कहते थे, और जो थे सोसाइटी के अंदर पॉपुलेशन के 90%। तो सबसे ज्यादा कौन है? थर्ड स्टेट। ठीक है। और इनको कॉमनर्स भी कहते हैं। अब ये ही सारा टैक्स भरते थे, जबकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट टैक्स नहीं भरते थे, जबकि ये टैक्स कलेक्ट करते थे। फर्स्ट स्टेट टैक्स लेते थे टिथ्स। अब टिथ्स एक रिलीजियस टैक्स था जो चर्च को दिया जाता था बाय थर्ड स्टेट, और ये कितना होता था? 1/10 ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब कॉमनर्स ने जितना भी क्रॉप प्रोडक्शन प्रोड्यूस करा है उसका 1/10 इन्हें देना पड़ेगा। किसको? चर्च को, एज ए टिथ्स। सेकेंड वन इज डायरेक्ट टैक्स फॉर किंग। तो डायरेक्ट टैक्स फॉर किंग का नाम था टेल। इस डायरेक्ट टैक्स को, टेल को नोबल्स कलेक्ट करते थे किंग के लिए। ठीक है। इसका मतलब कि टैक्स का सारा बर्डन थर्ड स्टेट पर था। इसीलिए ये नहीं चाहते थे कि जो स्टेट जनरल की मीटिंग के अंदर लुइस ने बोला कि हम टैक्स बढ़ाएंगे, और फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट ने बोला हां जी बढ़ा दो, वी डोंट केयर। लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों को दिक्कत थी क्योंकि टैक्स सिर्फ इन्हीं को भरना था। तो इसलिए थर्ड स्टेट के लोग 600 मेंबर्स जो है वहां से बॉयकॉट कर देते हैं। बॉयकॉट मतलब चलती हुई स्टेट जनरल की मीटिंग को छोड़कर चले जाते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो जाकर इकट्ठे होते हैं इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ वर्सेल्स। तो वर्सेल्स के अंदर एक इंडोर टेनिस कोर्ट। इंडोर टेनिस कोर्ट का मतलब एक ऐसा टेनिस कोर्ट, एक ऐसा बड़ी जगह जिस पर छत थी। तो यहां पर आके कलेक्ट होते हैं, एंड दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली, और ये अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। इसका मतलब कि ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाए फ्रांस के अंदर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है कि हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और मोनार्क भी होगा। मतलब किंग विल आल्सो बी देयर, लुइस 16, एंड पार्लियामेंट विल आल्सो बी देयर, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही किंग क्या करेगा? काम। इसका मतलब पार्लियामेंट ने किंग की पावर को लिमिट करने की कोशिश करी थी, और बोला कि पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग तीन चीज बनेंगी, तीन ऑर्गन्स बनेंगे गवर्नमेंट के। दे आर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव जो कानून का पालन कराएगी, लेजिस्लेटिव जो कानून बनाएगी, और जुडिशरी जो जस्टिस देगी, न्याय देगी। लेकिन अब ये प्रपोज प्लान जो है लुई को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं था। तो एक्सेप्ट हुआ कैसे? उसके लिए एक इंसिडेंट आया जिसका नाम था फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, और जिसकी डेट थी 14 जुलाई 1789। तो हमें ये डेट को बहुत जरूरी याद रखना है। 14 जुलाई 1789 को क्या होता है? लुइस जो है कुछ ट्रूप्स को भेजता है कॉमनर्स के ऊपर, थर्ड स्टेट के लोगों के पास, पेरिस के अंदर, कि तुम जाओ और यहां पर पीस बनाओ, ऑर्डर बनाओ। अब यहां पर जाकर देखते हैं कि र्यूमर फैल जाता है। कॉमनर्स को लगता है कि राजा ने जो सेना भेजी है ना, इन लोगों ये हमको मारने के लिए भेजी है। अब ये लोग सोचते हैं कि यार अब हम राजा से लड़ेंगे कैसे? तो राजा से लड़ने के लिए उन्होंने बोला हमारे पास आर्म्स होनी चाहिए, हथियार होने चाहिए। तो हथियारों को सर्च करने के लिए जा बैठे कहां पर? जो राजा की शक्तियों का प्रतीक था, वहां पर एक बहुत मजबूत जेल थी जिसका नाम था फोर्ट ऑफ बेस्टिल। और बेस्टिल में जाते हैं और बेस्टिल को पूरी तरह से तोड़ फोड़ देते हैं, क्योंकि उससे नफरत करते थे, बेस्टिल से, जेल से। और बेस्टिल के अंदर वहां पर एक कमांडर मिलता है, उस कमांडर को मार दिया जाता है, और साथ साथ वहां पे 7 प्रिजनर्स थे, उन 7 प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाता है कि तुम जाओ, अब तुम किसी के गुलाम नहीं हो। अब ऐसे में राजा जो है, लुइस जो है, डर जाता है, बोलता है यार स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल हो गया, बेस्टाइल को तोड़ फोड़ दिया इन्होंने, ये तो मुझ पर भी डायरेक्ट अटैक कर देंगे। तो लुइस डर के मारे नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लेता है, और नेशनल असेंबली को मानने के बाद फ्रांस क्या बन जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी
1791 के अंदर, और 1791 में ही आएगा हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू।